हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, एक ऐसा टॉपिक जिसको आप बहुत तलाशते रहते हैं और कहते हैं सर इसमें क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो आज इस टॉपिक को मैं आपके साथ बहुत ही शॉर्ट रूप में और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करने जा रहा हूं। और ये टॉपिक है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट को। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें यहां पर बता दूं जो आपके लिए काम आएंगी। जल्दी से इसको समझ लेते हैं तेजी के साथ। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं बजट की, तो बजट शब्द की बात अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करूं तो आर्टिकल 112 में मेंशन की गई है। और अगर मैं राज्य सरकार के बजट की बात करूं तो ये दोस्तों आर्टिकल 202 में आपको देखने को मिलेगी। क्या सही बोल रहा हूं? एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें कि यस सर, 202 ही आर्टिकल आपका बजट का आपको देखने को मिलेगा राज्य सरकार का। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम बजट की बात करते हैं, क्योंकि मैं राज्य सरकार के बजट की बात कर रहा हूं, तो पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का जिक्र नहीं मिलता। जो शब्द आप आमतौर पर सुनते हैं वो शब्द क्या है? वो शब्द है आप लोगों का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसको आप बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये बेसिकली क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण, आइए देखते हैं दोस्तों। इस पूरे के पूरे वार्षिक वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल का मतलब होता है स्टेटमेंट का, कि हम एनुअल फाइनेंशियल की जब बात करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। राइट है। तो सरकार यहां पर यह कह रही है, अगर आप ध्यान से समझें इस बजट में क्या चीज डिस्कस की गई है, तो इस बजट में डिस्कस किया गया है कि जो मेरी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो मेरी गवर्नमेंट है उसका आने वाला जो वित्त वर्ष है उसमें गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमारी राज्य सरकार खर्चा कहां कहां करेगी, सरकार का अनुमानित व्यय कहां कहां पर होगा, और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट को, सरकार को कहां कहां पर रेवेन्यू की प्राप्ति होगी, सरकार को कहां कहां एक्सपेक्टेड मतलब एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई देखो बजट आपका 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया, तो अगले वाले वित्त वर्ष में सरकार को कहां कहां से राजस्व की प्राप्ति होगी, सरकार को कहां कहां से सरकार कहां कहां खर्चा करेगी, इसकी चर्चा आपके बजट में की जाती है और कुछ मेजर स्कीम्स अनाउंसमेंट की जाती हैं। ठीक, अब कोई भी गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट के पास दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम चर्चा करें तो गवर्नमेंट के पास याद रखें, अगर हम बजट की बात करते हैं किसी भी राज्य सरकार की, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कि गवर्नमेंट को राजस्व की प्राप्ति कहां कहां से होगी, और दूसरा है हमारी सरकार खर्चा कहां कहां करेगी। यस, तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी राज्य सरकार दो तरीके से राजस्व की प्राप्ति करती है। एक तो करती है दोस्तों सरकार राजस्व की प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से। और दूसरी सरकार यहां पर राजस्व की प्राप्ति करती है दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि पूंजी प्राप्तियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पूंजी प्राप्तियों के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा साथियों सरकार दो जगह एक्सपेंडिचर करती है। एक सरकार एक्सपेंडिचर करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों हम पूंजी व्यय। सरकार एक तो करती है पूंजी व्यय, और एक गवर्नमेंट करती है आप लोगों का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करती है दोस्तों? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, राजस्व व्यय करती है। ठीक, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, मैं इसमें आप लोगों को एक वीडियो पिन करवाऊंगा, उसमें मैंने बजट का पूरा ज्ञान आपको दिया है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उस वीडियो को मैं आपके साथ पिन करूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से आप इसके डेटा को देख सकते हैं। पूरा मैंने बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, मेजरली मेरी सरकार के पास ये चार चीजें हैं कि सरकार ने कितना पूंजी व्यय किया। देखो एक सिंपल शब्दों में समझ लो, दो चीजें होती हैं, एक होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब है परिसंपत्तियां, मेरे पास जो भी धन, सोना, चांदी, बंगला, संपत्ति, और एक होती है लायबिलिटी, एल फॉर लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, किसी से मैंने अगर उधार या कर्जा लिया है तो मेरा उस पर क्या है? लायबिलिटी है। जब भी कभी मैं
खर्चा एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो एक्सपेंडिचर जब मान लो लेट सपोज मैंने एक्सपेंडिचर किया और मैंने गुड़गांव में 5 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस ले लिया, तो जब भी कभी एक्सपेंडिचर टर्म आए तो इसका मतलब होता है कि इससे हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, इससे हमारी परिसंपत्तियां बढ़ रही है, ठीक। और या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं तो मैं किसी को लोन, किसी का मैंने सपोज किसी से लोन लिया है तो मैं उसका लोन चुका रहा हूं, तो वो हो गया मेरी लायबिलिटी जिससे कम हो रही है। तो जब भी कभी खर्चा किया जाए तो याद रखें या तो इससे मेरी एसेट्स बढ़ेंगी या मेरी लायबिलिटीज कम होंगी, या मेरा जो मैंने किसी से कर्जा लिया है वो कम हो रहा होगा। और वहीं पर रिवेन्यू के केस की बात करता हूं दोस्तों, तो मैं राजस्व की प्राप्ति कैसे कर सकता हूं? या तो मैं अपनी संपत्ति को बेच दूं भाई, या मैं अपनी एसेट्स को कम कर दूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फार्म हाउस है, मैंने उसको बेच दिया तो उससे मेरे पास पैसा आएगा। या दूसरा मैं किसी से कर्जा ले सकता हूं, किसी से मैंने उधार ले लिया तो उससे मेरे पास पैसा आएगा। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज का जो खेल है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस में आप देख लेना। फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि जब भी कभी रिवेन्यू की बात की जाए तो इससे मेरी एसेट्स क्या होंगी? कम होंगी, क्योंकि मैं संपत्ति बेच रहा हूं, एक तरीके समझाने के लिए बता रहा हूं, या मेरी लायबिलिटीज बढ़ेंगी। ठीक, ये बात दोनों चीज याद रखें। साथियों एक चीज और याद रखनी है फिलहाल, कि कभी भी जहां पे रिवेन्यू लिखा हो उस पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां पर रिवेन्यू लिखा हो वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझे। ऐसे खर्चे जिससे मेरी सरकार की एसेट्स बढ़ रही हैं और सरकार की लायबिलिटीज कम हो रही हैं, वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, पूंजी व्यय कहलाते हैं। ऐसे खर्चे ना जिससे मेरी सरकार की एसेट्स बढ़ती ना लायबिलिटीज कम होती, उनको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसी प्राप्तियां जिससे मेरी सरकार की एसेट्स कम होती हैं और लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उसको बोलते हैं पूंजी प्राप्तियां। और ऐसी प्राप्तियां जिससे एसेट्स ना मेरी दोस्तों कम हो ना लायबिलिटीज बढ़े, ऐसी प्राप्तियों को बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जिसको ये फिलहाल बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो परेशान ना हो। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक वीडियो मैं यहां पर साझा करूंगा, उस वीडियो को जरूर देख ले। वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ वहां पे डिस्कस कर रहा हूंगा, उसको समझ लेना। ठीक, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं दोस्तों। इस बार 5 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, इनका नाम आप सब लोग जानते हैं, माननीय श्री कौन हैं? सुरेश खन्ना साहब जी के द्वारा बजट को पेश किया गया। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना जी ने बजट को पेश किया। हमारी राज्य की विधानसभा में बजट को पेश किया गया। ठीक, इसमें अब हम थोड़ा सा हाइलाइट्स देखते हैं बजट की, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, इस बार जो बजट का टोटल एक्सपेंडिचर है वो इतने करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा। 7,36,437.71 करोड़ रुपए हमारी सरकार का टोटल खर्चा एस्टीमेट, जो मैंने बताया ना बजट में हम एस्टीमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो कुल व्यय में से इतने करोड़ रुपए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिवेन्यू अकाउंट के लिए है, यानी कि राजस्व खाते के लिए इतना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए इतना खर्चा है। और बाकी जो खर्चा अगर आप देख रहे हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? इतना। और कैपेक्स कितना है? इतना। यूपी सरकार इस बार कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपी गवर्नमेंट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो जैसे हमारे देश का जीडीपी होता है, जीडीपी का मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में मेरे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन। तो अगर यही चीज राज्य की सीमा के अंतर्गत हो तो उसको आप बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो यहां पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो मौजूदा कीमतें हैं, जो करंट प्राइस हैं, उसमें दोस्तों आपको एस्टिमेट किया गया है कुल इतने करोड़ रुपए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि 2023-24 के अगर हम वित्तीय वर्ष से तुलना करें 2024-25 के जीएसडीपी की करंट प्राइस पर तो कितने प्रतिशत इंक्रीज आपको देखने को मिला? तो याद रखें 5.8% की वृद्धि आपको जीएसडीपी में देखने को मिली। तो पहला इंपॉर्टेंट डेटा जीएसडीपी का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद एक और यहां पर देखेंगे, अभी हमने एक्सपेंडिचर देखा एक्सपेंडिचर, तो इसमें जो होता क्या है कि हमारी राज्य सरकारों ने किसी से कर्जे ले रखे हैं मान लो, तो उसका भी तो हमें पेमेंट करना है ना, उसका भी तो ऋण को चुकाना है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ऋण जो चुकाना है उसको छोड़ दो,
उसके अलावा सरकार के खर्चे कितने हैं, तो इस बार सरकार के खर्चे आपको देखने को मिले 6,96,632 करोड़ रुपए के आपको देखने को मिले हैं। और सरकार को कितना राज्य को कर्जा रिपे करना है, लोन रिपे करना है, दोस्तों 39,806 करोड़ रुपए हमारी राज्य सरकार को चुकाने हैं। तो ये मोटे मोटे डेटा अपनी कॉपी पर आप A4 शीट पर जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सरकार को राजस्व की प्राप्तियां कितनी हो रही हैं, अब यहां पर जो राजस्व की प्राप्तियां हैं दोस्तों, तो यहां पर मैं उन प्राप्तियों को हटा दूंगा, उनको बाहर निकाल दूंगा जो मैं उधार करके प्राप्त कर रहा हूं। भाई समझ रहे हो, भाई मैंने उधार लिया, उससे मेरे पास पैसा आया, तो जो उधार लिया है मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेट किया गया है वो किया गया है 6,10,101 करोड़ रुपए, और ये 2023-24 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 15% ज्यादा आपको हमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स इस बार मतलब हमारी टोटल रिसिप्ट्स हमें देखने को मिल रही हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, क्लियर बात। इसी तरीके से दोस्तों अगला स्टेटमेंट है मेरा रिवेन्यू सरप्लस। अब जरा इसको समझ लो, पॉइंट को देखो, दो चीजें होती हैं। क्या होता है जरा ध्यान समझो, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रिवेन्यू, ध्यान से समझेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू डेफिसिट। और एक टर्म होती है दोस्तों हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवेन्यू सरप्लस। अब इसका मतलब ये होता है, रिवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है राजस्व घाटा, और एक होता है राजस्व अधिशेष। कभी भी किसी सरकार को राजस्व घाटा कब होगा? जब सरकार का जो राजस्व व्यय है, जो सरकार राजस्व व्यय रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, अगर ये ज्यादा है और जो सरकार को राजस्व से प्राप्ति हो रही है वो कम है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। और अगर ये उल्टा है, मान लो सरकार को जो राजस्व से होने वाली प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हैं और सरकार का जो खर्चा है, राजस्व व्यय है, वो सरकार का क्या है दोस्तों, कम है, तो सरकार को होता है सरप्लस। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको मिलती है 10,000 रुपए की इनकम, आपके खर्चे हैं 8,000 रुपए के, तो आपको फायदा होगा। अगर मैं कहूं आपकी इनकम है 8,000 रुपए और आप खर्चा करते हो 10,000 रुपए, तो आपको नुकसान होगा। उसी तरीके से रिवेन्यू डेफिसिट और रिवेन्यू सरप्लस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहां पर इस बार जो अनुमान लगाया गया है कि इस बार हमारी यूपी गवर्नमेंट को रिवेन्यू सरप्लस हुआ है, और ये एस्टिमेट किया गया था इस बार के बजट में कितने परसेंट, तो याद रखेंगे ये एस्टिमेट किया गया है 3%, यानी कि राज्य का जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3% रिवेन्यू सरप्लस हमारा देखने को मिला 2024-25 में। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिलेगी, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट। इसको भी जरा जल्दी से समझ लीजिएगा, ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखो, राजकोषीय घाटा क्या होता है, अगर मैं कम शब्दों में आपको बताऊं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो समझो, मान लो मेरी गवर्नमेंट का टोटल जो खर्चा है, ठीक है, इसमें से मैं सरकार अगर टोटल रिवेन्यू को माइनस कर दो, जो मेरी सरकार का टोटल खर्चा है उसमें से सरकार को जो मिलने वाला राजस्व है उसको माइनस कर दो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो रिवेन्यू है, इस रिवेन्यू में यह भी तो होगा ना, कुछ हमने कर्जा लिया होगा, तो इस कर्जे को यहां से हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जो भी हम बोरोइंग्स कर रहे हैं, जो भी हम ऋण हमारी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ले रही है, इसको बाहर निकाल दो। इस रिवेन्यू में बोरोइंग शामिल नहीं करेंगे। अब जो टर्म आएगी उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब ही यही है कि मेरी सरकार को अभी कितना और बोरो करना है जिससे मेरी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम कर सके, मेरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से चल सके। तो फिस्कल डेफिसिट यहां पर अगर आप देखेंगे, राजकोषीय घाटा इस बार कितना लगाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस बार 2024-25 के लिए जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया है 3.46%, यानी कि 3.46%। किसका? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का दोस्तों हमारा राजस्व घाटा देखने को मिलेगा। कितना? 3.46% आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई। तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट कितना? 3.46%, लगभग 86,531 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया। फिस्कल डेफिसिट किसका परसेंट होता है? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का, जीएसडीपी का। बात समझ में आई। दूसरी बात, सरकार का राजस्व जो अधिशेष है, राजस्व जो सरप्लस है वो कितना है? तो याद रखें 3%। 3% किसका? राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का। कितने करोड़ है? 74,147 करोड़ आपको देखने को मिलेगा।
राज्य का अगर हम बात करते हैं तो जीएसडीपी आपने देखी, राज्य की जीएसडीपी कितनी है, तो ये है 24,000 कितनी 24 लाख बैठे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 24,99,076 करोड़, ये आपकी इस बार जीएसडीपी है। समझ में आ रही है? जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, 5.8% आपको देखने को मिलेगी। कुल बात समझ में आई? तो मुझे सबसे पहले मैंने भी आपको बजट में क्या बताया, टोटल सरकार का खर्चा कितना है, सरकार को रिवेन्यू कितना मिला, दो चीज समझ ली। अब एक्सपेंडिचर को भी मैंने तोड़ दिया, सरकार को राजस्व व्यय सरकार कितना कर रही है, सरकार पूंजी व्यय कितना कर रही है। अभी क्या होता है इसका कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर वो आपकी बजट की क्लास का लिंक दे दीजिएगा जहां पे आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप ध्यान से समझें सब बच्चे, तो राजस्व जो सरकार को मिल रहा है यूपी गवर्नमेंट को, उसमें भी दो आपके एलिमेंट्स हैं कि सरकार को कितनी राजस्व की प्राप्तियां हैं, सरकार को कितनी पूंजी प्राप्तियां हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये चार टर्म तो आपने पढ़ ली, चार अलग अलग टर्म पढ़ ली। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जो सरकार को एक्सपेंडिचर हो रहा है, सरकार को रिवेन्यू हो रहा है, तो जो एक्सपेंडिचर है, तो जो सरकार लोन का रिपेमेंट करेगी उसको छोड़कर कितना एक्सपेंडिचर है। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसमें बोरोइंग्स जो सरकार ने ऋण लिए हैं उसको छोड़कर कितना सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये चार कंपोनेंट हो गए, इसके अलावा रिवेन्यू सरप्लस हो गया और फिस्कल डेफिसिट हो गया। बात क्लियर? अब आपसे पूछ सकते हैं कि बजट का आकार कितना है यूपी गवर्नमेंट का इस बार का, तो याद रखो इस बार जो बजट का आकार है वो 7.36 लाख करोड़ रुपए इस बार यूपी के बजट का आपका क्या है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा आकार। बाकी अभी मैंने आपको जैसे बताया कि टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 5.33 लाख करोड़, टोटल पूंजी व्यय कितना है 2.04 लाख करोड़, टोटल कैपिटल आउटले कितना है 1.55 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा, टोटल रिसिप्ट कितनी है 7.21 लाख करोड़, रिवेन्यू कितने इसमें से 6.07 लाख, कैपिटल कितनी है ये। तो तीन चीजें यहां पे जरूर याद रखें, और ये टोटल आपको दो चीजें भाई सबको याद रखनी पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखें। एटलीस्ट ये डेटा आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाना चाहिए। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे सबसे पहले इस बार जो हमारी सरकार है दोस्तों, उसने एक काम किया। अब आप कहोगे सर सरकार ने क्या काम किया? भाई सरकार ने यूपी गवर्नमेंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी किए जाते हैं। जैसे आइए एक एक बात मैं आपको बता देता हूं, समझ लेते हैं ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यहां पर हमारी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस बार के बजट में कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं। जैसे सबसे पहला काम किया गया है महिला और बच्चों को लेके। भाई जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनके वेलफेयर को लेकर काम किया गया। तो इस बार याद रखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विधवाएं हैं, जो विडोज हैं, ठीक है, जो आपकी क्या हैं विडोज हैं, ठीक है, विडोज के लिए, जो विडो महिला है दोस्तों, इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने अपने बजट में इस बार 4,073 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितने का? 4,073 करोड़ का आवंटन किया है, याद रखें। और वहीं पर राज्य सरकार ने एक और काम किया है, इन्होंने एक काम यह किया है कि जो महिलाएं हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, महिलाओं और जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि इनको पौष्टिक का मतलब होता है न्यूट्रिशियस, ठीक है, इसमें पोषण तत्व आपके हों। तो न्यूट्रिशियस जो फूड है आप लोगों का, क्या है? न्यूट्रिशियस फूड, जो पोषक आपका फूड है, पोषक तत्व से भरपूर फूड है, पौष्टिक भोजन है, उसको उपलब्ध कराने के लिए याद रखें 5,129 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार हमें देखने को मिला। कितना? 5,129 करोड़ का आवंटन देखने को मिला। दूसरा काम मेरी सरकार ने क्या किया? दूसरा काम मेरी गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों, यूथ एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए। यूथ एम्पावरमेंट का मतलब है युवा सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए। अब मेरी सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया इस बार के बजट में? तो दोस्तों हमारे यहां पर एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है, याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम।
क्या बोला गया? स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। स्वामी विवेकानंद दोस्तों यहां पर युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। इसके तहत इस बार यह कहा गया है कि हम, राज्य सरकार बोल रही है कि हम स्मार्टफोन्स, क्या है, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जो है वो बच्चों को क्या करेंगे? वितरित करेंगे। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स यहां पर दोस्तों बच्चों को वितरित करने की बात की गई है। क्या बोला? स्मार्टफोन्स और टैबलेट यहां पर क्या किए जाएंगे? बच्चों को दोस्तों आप लोगों के वितरित करने की बात राज्य सरकार कर रही है। और इसके लिए दोस्तों कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? तो 4000 करोड़ का आवंटन राज्य सरकार के द्वारा किया गया। याद रखें कितने का? 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो महिला सशक्तिकरण, बच्चों का विकास हो गया, है ना, यूथ एम्पावरमेंट हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ एक बार देख लेता हूं आप लोगों के लिए तीसरा काम दोस्तों, सरकार ने जो इस बार फोकस रखा है वो रखा है किसके ऊपर? ग्रीन एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर रखा है दोस्तों? ग्रीन एनर्जी के ऊपर। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें हरित ऊर्जा के ऊपर, गवर्नमेंट ने क्या किया? याद रखें, यहां पर एक MOU साइन किया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझौते ज्ञापन। कितने करोड़ का? 4000 करोड़ का। और ये किसके साथ साइन किया है? तो याद रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है हीरो फ्यूचर एनर्जी। क्या नाम है? हीरो फ्यूचर एनर्जी। तो हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ 4000 करोड़ रुपए का दोस्तों MOU हमारी यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया है। और यहां पर जो हीरो फ्यूचर ग्रुप है दोस्तों, ठीक है, यहां पर जो है 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक और एक है, वो क्या है? क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। किसके ऊपर? स्वच्छ प्रौद्योगिकी के ऊपर। क्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल शब्दों में अगर आप याद रखें, क्लीन टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में दोस्तों यहां पर सैंक्शन किया गया 4000 करोड़ रुपए का MOU, ठीक है। और एक और यहां पे स्टेटमेंट याद रखेंगे, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत यूपी गवर्नमेंट बजट में ये कह रही थी कि हम जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है ना, और जो हमारा ट्री कवर है, यानी कि जो फॉरेस्ट कवरिंग है या हमारा जो ट्री कवर एरिया है, उसको हम 15% तक इंक्रीज करेंगे 2030 तक। 15% इंक्रीज करने की बात ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दोस्तों हमारी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर की गई है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों गवर्नमेंट पावर सब्सिडी दे रही है, बिजली की सब्सिडी दे रही है। जो किसान हैं उनकी जो अपनी खुद की निजी ट्यूबवेल्स हैं दोस्तों, है ना भाई, इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है, तो उनको बिजली निर्बाध मिल सके, बिजली में इंटरप्शन ना हो, तो सरकार ने 2400 करोड़ रुपए यहां पर क्या किए हैं? बिजली सब्सिडी यहां पर इनको, हमारे जो एक तरीके से किसान हैं उनके लिए यहां पर काम किया गया। तो मैंने देखा कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम किया गया। दूसरा हमने देखा युवाओं के लिए भी काम किया गया। तीसरा हमने देखा किसानों के लिए बिजली सब्सिडी की बात की गई। हम हरित ऊर्जा पे भी काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बजट के इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सैंक्शंस हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। इसके अलावा यहां पर अगला हम बात करते हैं, तो एक मिनट रुकेंगे सब लोग, एक मिनट रुकेगा, यस। तो अगर हम दोस्तों यहां पर बात करते हैं तो कृषि को लेकर भी हमारी सरकार ने बहुत कार्य किए। एग्रीकल्चर को लेकर जैसे कि भी आपने देखा कि निजी ट्यूबवेल में अनइंटरप्टेड सप्लाई पहुंच सके, उसके लिए भी पावर मतलब पैसा सैंक्शन किया गया। कृषि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ग्राम पंचायत जितनी है उत्तर प्रदेश में, उन सभी में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। वो 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं बजट में आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ ले मान लो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, तो सबसे पहले याद रखेंगे, एक है आप लोगों की राज्य कृषि, याद रखें क्या नाम है? राज्य कृषि विकास योजना। क्या नाम है दोस्तों? राज्य कृषि विकास योजना की यहां पर हम क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। राज्य कृषि विकास योजना, एक मिनट रुकिएगा सब लोग जी। तो देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक योजना का नाम है राज्य कृषि विकास योजना, दूसरी है विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी कृषि योजना, और तीसरी है स्वचालित मोशन स्टेशन स्वचालित वर्षा गेज योजना। तो 3 योजनाएं दोस्तों ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहां पर
हमारी लाई गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें तीनों स्कीम में जो आवंटन किया गया है वो 460 करोड़ रुपए का आवंटन हमारी राज्य सरकार ने बजट एलोकेशन यहां पर किया है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, वहीं पर अगली अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अगली बात में हम यहां पर चर्चा करेंगे किसकी, आवास योजना की। एक मिनट रुकिएगा सब लोग भाई। साथियों, अगर हम आवास की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का जो अर्बन एक्सटेंशन और न्यू सिटीज इनिशिएटिव आपको देखने को मिल रहा है, इसके तहत इस बार बजट में अगर हम देखेंगे तो 3000 करोड़ रुपए का आवंटन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितने हजार रुपए? 3000 करोड़ रुपए का सैंक्शन यहां पर किया गया है। तो मेजरली अगर हम बात करते हैं तो इस बार के बजट में अगर मैं एक बार आपको जल्दी से बताऊं तो महिला बाल कल्याण के लिए, विधवाओं के लिए 4073 करोड़ रुपए, महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5129 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ साथ युवा सशक्तिकरण के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए, जिसमें 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरा, यहां पर हरित ऊर्जा को लेकर काम किया गया, जिसमें 4000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। वहीं पर साथियों बिजली सब्सिडी, ट्यूबवेलों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपए का आवंटन। आवास के लिए अगर हम बात करते हैं तो आवास के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 3000 करोड़ रुपए, और कृषि के लिए ग्राम पंचायत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं की यहां पर शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। याद रखें, कुल आवंटन 460 करोड़ रुपए यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस बार के बजट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कुछ न्यू इनिशिएटिव इस बजट में देखने को मिल रहे हैं, और वो न्यू इनिशिएटिव बजट में क्या है दोस्तों, तो हम बात करेंगे ग्रीन बजट की। हुआ कुछ ये था कि 26वें यूएन क्लाइमेट चेंज समिट जो ग्लासगो में हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया था। और इसी के तहत दोस्तों याद रखें, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो याद रखें आपका उत्तर प्रदेश। इस बार ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का पहला स्टेट जिसने ग्रीन टैगिंग ऑफ बजट करी है तो वो कौन है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए हमने यहां पर क्या किया है, ग्रीन बजट को, ग्रीन टैगिंग को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, भाई कुछ पर्यावरणीय अनुकूल नीतियां का निर्धारण यहां पे किया, जिसमें हमने ये कहा है कि हम ये कह रहे हैं कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम क्लीन एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर काम करेंगे। हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं उन पर हम उनका निर्धारण करेंगे। इसके अलावा हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्टेबल एनवायरनमेंट हमारा क्या है दोस्तों, बना रहे। तो इसको लेकर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कार्यबद्ध किए गए हैं। और इसीलिए यहां पर इसको ध्यान में रखकर हमारे यहां पर कुछ पायनियरिंग स्टेप्स हम यहां पर लेने जा रहे हैं। कौन, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनका फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और एक्टिव कंप्लायंस हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। कुछ नीतियों का निर्धारण प्रॉपर तरीके से हो, क्रियान्वयन और सक्रिय अनुपालन प्रॉपर तरीके से हो। कौन कौन सी हैं? सौर ऊर्जा नीति, राज्य जैव ऊर्जा नीति, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीतियां, ठीक है। इसके अलावा हम यहां पर प्रमोट करने की बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी को यहां पर। उसके अलावा हरित ऊर्जा गलियारा की बात कर रहे हैं। तो ये पायनियरिंग स्टेप इस बार के बजट में आपको देखने को मिलेंगे। इस बार दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बजट में इस बार हमें प्रायोरिटी वाले एरियाज देखने को मिले, तो दोस्तों यहां पर ये कहा गया और ये कुछ बातें बोली गई हैं, जरा देख लेते हैं कि इस बार पॉवर्टी एलिवेशन के साथ, गरीबी उन्मूलन के साथ उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, 5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से उत्तर प्रदेश में बाहर निकाला गया है। और इस बार हम फोकस कर रहे हैं महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष बल इस बार दोस्तों दिया गया है। तो अगर हम यहां पर किसानों को सशक्त बनाएंगे, युवा वर्ग को सशक्त बनाएंगे, तो ऑब्वियस बात है दोस्तों बहुत कुछ यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा साथियों, यहां पर पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण यहां पर दोस्तों किया गया था, याद रखें, ठीक है। 35 लाख से अधिक, कितना? 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन का किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं, बजट में बोला गया है। और इस बार यह कहा गया है कि 6.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति के तहत हमने कौशल यहां पर प्रशिक्षण प्रोवाइड किया है। बात समझ में आई? इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना की यहां पर बात की गई। यहां पर कहा गया कि 17.8 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं
कन्या सुमंगला योजना से। वहीं पर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में दोस्तों 66 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना कर दी गई है। समझ में आ रही है साथियों बात। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो सोलर रूफटॉप की अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी क्षमता में 4 गुना वृद्धि देखने को मिली। ये सोशल की प्रायोरिटीज एरियाज पर हमने जो कार्य किया है। इसके अलावा 36 करोड़ ट्रीज हमने यहां पर प्लांटेड किए हैं एक साल में, जिसमें दोस्तों हम एक तरीके से जो ग्रीन कवरेज है उसको यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.8 लाख रोजगार आपके स्वीकृत किए गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं को कह रही है कि हम सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। हम हर तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं मैक्सिमम बेनिफिशियरीज को। अब एक और बात यहां पर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश कुछ ऐसी योजनाएं रही हैं जहां पर बजट में बताया गया है कि हम प्रथम स्थान पर रहे और द्वितीय स्थान पर रहे। कौन कौन सी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा, कौन कौन से योजनाओं में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों, तो याद रखेंगे इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उत्तर प्रदेश को डीबीटी पर परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान यहां पर देखने को मिला। याद रखेंगे तो यहां पर हम दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। बात सबको समझ आ रही नहीं समझ आ रही। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेजर एलोकेशन इस बार जरा देख लें। एशिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं जेवर में, तो 1150 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए। इंडस्ट्रियल अलोंग एक्सप्रेस वे यहां पर हम देख रहे हैं तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन। कई सारी कनेक्टिविटी ऑफ नोड्स जैसे लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आवंटन किए गए। NRHM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 7350 करोड़ रुपए और 14 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की बात की गई है। इसके लिए 964 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये कुछ आइटम बजट्स हैं, कुछ प्रायोरिटीज एरियाज यहां पर आप बोल सकते हो, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिनके लिए हमने बजट आवंटित किया है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे यहां पर बहुत ही एक अगर हम बोलें कि मेजर सेक्शंस स्कीम्स कौन कौन सी हैं कि किस किस स्कीम पर कितना पैसा अलोकेट किया गया, तो सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़, पेंशन सामाजिक क्षेत्र पर 12,620, जल जीवन मिशन पर 22,000, मनरेगा पर 5,060, राष्ट्रीय ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन पर 3695, पीएम ग्राम सड़क योजना पर 3668 करोड़ रुपए का खर्चा हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा खर्चा हम इन सब में जल जीवन मिशन पर यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अन्य योजनाएं हैं, पीएम आवास योजना, कितना खर्चा किया गया, ये सब आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। आपके लिए मैं काम करता हूं, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक भी मैं आपको अभी बता दूंगा, एक बार देख लीजिएगा लिंक क्या है। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप इस पीडीएफ को आसानी से वहां से गो थ्रू कर सकें और आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का मेरा टेलीग्राम चैनल आपके सामने अवेलेबल है, यहां से आप चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज एरियाज हैं दोस्तों। जब भी कभी मैं बजट की बात करता हूं तो इसमें एक चीज याद रखेंगे, कई बार ऐसी चीज आती है कि सरकार का पैसा कहां जाता है और सरकार का पैसा कहां से आता है। यानी कि देखो इसमें पूछ रहा है कि पैसा कहां से आता है, तो इसका मतलब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, और पैसा कहां जाता है तो हम हमेशा किसकी बात कर रहे होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कहां से आता है और कहां जाता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सरकार को अगर आप देखेंगे तो मेजर सरकार का पैसा यहां से आपको देखने को मिला है, याद रखेंगे। इसमें आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से मिला, तो सरकार को सबसे ज्यादा पैसा राज्य का अपना जो कर राजस्व है उससे सबसे ज्यादा सरकार को प्राप्ति हुई है, लगभग 37.1% की प्राप्ति सरकार को देखने को मिली। आपसे पूछ सकते हैं सरकार को सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो खर्चा सरकार को कहां देखने को मिला, सबसे ज्यादा सरकार का खर्चा एक तरीके से कहां पे हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके सामने नजर पड़ रही हो
तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहां पर रुपया कहां गया है, तो पूंजीगत यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपका रुपया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको बस समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? चलिए अब जरा ये देख लेते हैं मेजर एलोकेशन। इसमें बस आप लोगों को ये परसेंटेज थोड़ा बहुत देखना है, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ परसेंटेज पर फोकस रखना है। जैसे सबसे पहले है कि उत्तर प्रदेश में 2024-25 में शिक्षा पर कितना खर्चा किया गया, तो 14.6% आवंटित किया गया है। 2023-24 में राज्यों द्वारा जो औसतन आवंटन किया गया था लगभग उसके समान है, 14.7% एवरेज एलोकेशन एजुकेशन पर राज्यों के द्वारा किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य 14.6% एलोकेशन कर रही है। दूसरा मेजर सेक्शन होता है दोस्तों आपका हेल्थ, जिसमें 6.2% अपने टोटल एक्सपेंडिचर का आपको हेल्थ पर देखने को मिलेगा, याद रखें। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट पर 5.2% यहां पर राज्य सरकार खर्चा कर रही है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के लिए 6.7% का खर्चा राज्य सरकार इस बार कर रही है। कृषि के लिए आप याद रखेंगे 3.1% यहां पर आवंटित करने की बात की गई है। इसके साथ साथ रोड्स और ब्रिजेस पर 5.9% का खर्चा यहां पर सरकार कर रही है, ये बात ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं बात सबको समझ आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा। दोस्तों इस पूरे सेशन में बजट के सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आपने समझनी है कि कितना सरकार ने टोटल खर्चा किया, कितना रेवेन्यू आया, किस किस सेक्शंस में कितना एक्सपेंडिचर, कितना कितना रेवेन्यू गया, नंबर एक बात। दूसरा, रेवेन्यू सरप्लस कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, राज्य की जीएसडीपी कितनी है, मेजर कौन कौन से स्कीम में कितना एलोकेशन किया गया है, यह आपने देखा, और कौन कौन से प्रायोरिटीज इस बार दी गई हैं। ठीक है, कितने किस किस सेक्टर पर क्या क्या काम किए गए, तो ये सब डेटा आपका यूपी बजट का आपने देखने को मिला। और यूपी बजट का जो कॉन्सेप्चुअल टॉक है, इसके लिए आप मेरे यहां पर हम आपको कमेंट सेक्शन में ये वीडियो अवेलेबल करवा देंगे, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें भी प्रॉपर तरीके से समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा चाहता हूं, और आप ये जरूर बताएं कि यूपी बजट का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, और हमारे यूपी की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।